हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया पर। प्यारे बच्चों, आज हम सभी स्टार्ट करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में भूगोल। जी हाँ, पहले पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास। तो आज संसाधन और विकास का पूरा निचोड़ जो भी इसमें कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि इसके मैं 2 या 3 वीडियोस बनाऊंगा और साथ साथ में इसके MCQ भी कराऊंगा, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आप बहुविकल्पीय प्रश्न हल करना मत भूलना, क्योंकि इन्हीं से आपके पेपर में प्रश्न बनता है, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आज पढ़ाने वाला हूँ, आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, उसे आप अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर 5 नंबर के बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो बिना समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, मेरे कहने से पहले ही कर लो, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि सीखने की दुनिया पर कुछ नया सिखाते हैं हमारे प्यारे प्यारे संदीप सर, राहुल सर और उनकी टीम। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल रहा है पाठ का नाम। सबसे पहले तो जानते हैं इस पाठ का नाम क्या है। भाई, पाठ का नाम जो हम शुरू कर रहे हैं वह है संसाधन एवं विकास, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, तो आखिर में ये संसाधन होता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि संसाधन किसे कहा जाता है, इनका उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। आओ, संसाधन को इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्स। क्या कहते हैं? रिसोर्स। तो रिसोर्स की परिभाषा क्या होती है? संसाधन उस वस्तु को कहा जाता है जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता है, ठीक है। वह वस्तु जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ प्राकृतिक वस्तु भी होती है, तो इसका परिभाषा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी प्राकृतिक वस्तु जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे कहा जाता है संसाधन, उसे कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो PPT पर क्या लिखा पड़ा है। इसमें लिखा है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे कहते हैं संसाधन, ठीक है। जिनको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है। यानी आर्थिक रूप से संभाव्य मतलब होने की संभावना है, और सांस्कृतिक रूप से उसे मान्यता मिले कि हाँ भाई, ये से हम संसाधन कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद संसाधनों का वर्गीकरण है। यहाँ पर मोटा मोटा वर्गीकरण पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि संसाधन के जो मूल रूप है ना, संसाधन के जो मूल रूप है बाबू, वो हैं 2। पहले तो है प्राकृतिक, पहला कौन सा है बता दो? प्राकृतिक। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है कृत्रिम। दूसरा कौन सा है? कृत्रिम, ठीक है। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जो प्रकृति में निःशुल्क रूप से प्रदत्त हैं, यानी निःशुल्क रूप से प्रदान है। यानी प्रकृति द्वारा दिए गए निःशुल्क रूप से संसाधन को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि मानव हो गए, ठीक है, पर्वत हो गए, नदी हो गए, झील हो गए, मैदान हो गए, बहुत सारे जो प्रकृति में निःशुल्क रूप से हमें और आपको उपयोग करने के लिए मिला है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल बढ़िया। आगे है कृत्रिम। कृत्रिम को कहा जाता है आर्टिफिशियल। कृत्रिम संसाधन क्या होता है? तो कहेंगे ऐसे संसाधन जो मानव ने अपनी उपयोगिता के लिए बनाया है, यानी मानव द्वारा निर्मित संसाधन जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे कहा जाता है कृत्रिम संसाधन, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम संसाधन। जैसे कि पहले हम आपको ग्रीन बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नए नए रंगों में आपको दिखने को मिल जाए, और आप इसमें बहुत सारा वीडियोस, फोटोज़, सब चीज़ दिखा करके समझा सकते हैं। तो ये हमारे लिए जो स्मार्ट बोर्ड है वो कैसा संसाधन होगा? कृत्रिम। क्यों? क्योंकि हमने इसे बनाया है, यानी मानव ने बनाया। हमने नहीं बनाया, कंपनी ने बनाई है, पर मानव कंपनी में काम करने वाले लोग मनुष्य ही हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कृत्रिम संसाधन। हमारे स्मार्ट बोर्ड का जो पेन है वो भी कृत्रिम है। हमने माइक लगा रखा है ताकि आपको अच्छे से आवाज़ सुनाई पड़े, तो ये भी कृत्रिम संसाधन हो गया। आप घर बैठे बैठे मुझे अपने मोबाइल स्क्रीन पर, लैपटॉप स्क्रीन पर या अन्य किसी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो वो जो आपका स्क्रीन है वो भी क्या है? कृत्रिम संसाधन,
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम संसाधन मूल रूप से संसाधन के ये दो प्रकार हैं। बाकी वैसे अगर हम देखें बच्चों संसाधन के प्रकारों के बारे में, तो आप देखो संसाधन को कई भाग में वर्गीकरण किया गया है। कितने भाग में? नीचे दिया गया है, 3-4 भाग है। पहला क्या है? पहला है उत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। पहला जैव, दूसरा अजैव। जैव संसाधन क्या होता है, अजैव संसाधन क्या होता है, मैं नेक्स्ट पीपीटी के पेज पर आपको समझाता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ हम समझते हैं कि हमारे जो संसाधन का वर्गीकरण है वो किन किन भागों में हुआ है। और हाँ, मैं ये कहूँगा कि आपने अगर कॉपी पेन नहीं लिया है तो नोट्स बनाने के लिए कॉपी पेन लेकर इसे लिख लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने अपने हाथों से अपने लैपटॉप के सामने बैठ करके आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। परीक्षा में यही कॉन्सेप्ट अगर आपने लिख दिया तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। कोई भी नंबर देने से चूक नहीं सकता, यानी आपका नंबर नहीं कटेगा। टॉपिक पे आते हैं, समाप्यता के आधार पे। ये समाप्यता के आधार पे क्या है? समाप्यता मतलब समाप्ति के आधार पर। जैसे संसाधन का धीरे धीरे उपयोग करेंगे तो वो समाप्त भी तो होगा, उसके आधार पर भी संसाधन के 2 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? नवीकरण संसाधन, और दूसरा कौन है बच्चों? अनवीकरण संसाधन। पहला है नवीकरण और दूसरा है अनवीकरण। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? आगे है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? मलिकाना। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? मलिकाना, यानी उस पर आपका अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो, किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार हो। ठीक है, उसे कहा जाता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। ये 2 प्रकार के हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, जिसे इंग्लिश में हम प्राइवेट रिसोर्सेज कह सकते हैं, जो खुद का है। जैसे स्मार्ट बोर्ड है, मेरा खुद का है। ठीक है, आपका घर, जमीन, जो भी चीज़ें हैं ये सभी क्या हैं? स्वामित्व। उस पर आपके दादा पापा या आपके खुद का अधिकार होगा। सामुदायिक संसाधन में क्या है? ऐसे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग मिल करके करते हैं। जैसे रेलवे हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, ठीक है, और सरकारी बस जो भी है, और पार्क हो गए, ठीक है, हवाई जहाज हो गया। ये सारे संसाधन क्या कहलाएंगे? सामुदायिक संसाधन, जिनमें एक समुदाय मिल करके क्या करता है? उसका उपभोग करता है, उसका प्रयोग करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? चलो लाइक कर दो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। अगर मैं कहूँ उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं, तो 2। अभी पिछले कुछ सेकंड में मैंने आपको कहा। तो उत्पत्ति के आधार पर पहले प्रकार है जैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसा संसाधन जिसकी प्राप्ति किसी जीव के द्वारा होती है। जैसे यहाँ पे जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से प्राप्त होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त होता है, यानी उनके अंदर प्राण होता है, वो लिविंग थिंग्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है जैव संसाधन। जैसे मैं हूँ, आप भी हो, यानी हम सभी मनुष्य हैं। तो मनुष्य किस में है? जैव संसाधन में। वनस्पति जात यानी पेड़ पौधे जो भी हैं उनमें भी तो प्राण होते हैं, उनमें भी जीव होते हैं, तो वो कहलाएंगे जैव संसाधन। मत्स्य जीवन यानी मत्स्य मतलब मछली का जीवन, या बोल सकते हो मछली के साथ साथ अन्य भी जो जलीय जीव हैं वे सभी क्या हैं? वह सभी क्या हैं? जैव संसाधन है। पशुधन आदि, पशुधन मतलब पशु, तो कहने का मतलब जीव जंतु, पशु, पेड़ पौधे, वे ये सभी क्या हैं? जैव संसाधन है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं बच्चों अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होता है? समझो, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग क्या बोल सकते हैं इसे? रिसोर्सेज। तो कहने का मतलब ऐसे संसाधन जिसके अंदर प्राण नहीं होता, यानी जिसके अंदर जीव नहीं होता, निर्जीव वस्तुओं द्वारा बने सभी संसाधन क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन। जैसे चट्टान, पर्वत, मैदान, ठीक है, और धातु, बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसके अंतर्गत आती हैं? अजैव संसाधन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, समस्या है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके बता दो, समझ में आ रहा है क्या। और इसी प्रकार का बहुत सारा वीडियोस बनने वाला है। अभी मुझे मिट्टी पढ़ाना है, भारत की मिट्टी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में हर साल आता है, तो नेक्स्ट वीडियो उसी का होगा। फिर उसके बाद MCQ कराऊंगा लेसन 1 यानी इसी पार्ट का, फिर यह चैप्टर टोटली हो जाएगा क्लियर। इसके बाद मैं आपको न्यू यानी दूसरा लेसन शुरू करूंगा आपके भूगोल का। ठीक है, भूगोल के समझाने की गारंटी मेरी,
मैप में नंबर देने वाले की गारंटी मेरी, एक शर्त पर, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, अगर किए हो तो दूसरे के पास शेयर कर दोगे। और साथ साथ में क्या करना है आपको, साथ साथ में क्या नाम है, पूरी वीडियोस को पूरा देखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है नवीकरण संसाधन, यानी समाप्यता के आधार पर। अगर मैं बात करूं बच्चों समाप्यता के आधार पे, तो अभी मैंने कहा कि जब कोई संसाधन धीरे धीरे ह्रास होने लग जाए, धीरे धीरे खत्म होने लग जाए, तो उसको दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। ठीक है, पहला कौन सा, नवीकरण संसाधन। नवीकरण का मतलब क्या होता है, जिसे रिसाइकल किया जा सकते, जिसे हम लोग दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, उसे कहा जाता है नवीकरण संसाधन। जैसे वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, यानी यांत्रिक मशीनों द्वारा हम नवीकृत कर सकते हैं, यानी पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। एक बार प्रयोग करने के बाद आप उसका दोबारा भी उपयोग कर सकते हो, तो ऐसे संसाधन कहलाते हैं नवीकरण संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, आप देखो आपके घर सौर ऊर्जा लगा होगा, मेरे घर अभी नहीं लगा है, बस नेक्स्ट कुछ ही महीनों में लग जाएगा। तो सौर ऊर्जा क्या है, एक बार उपभोग कर लिया आपने, एक बार उपयोग कर लिया, फिर जब सूर्योदय हुआ फिर से वो चार्ज हो गया, यानी वो रिसाइकल हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है। ठीक है, और क्या है, पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा भी आपका क्या है, पवन चक्की, सबसे ज़्यादा नीदरलैंड एक देश है यूरोप में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पवन चक्की पाई जाती है, तो पवन चक्की से बिजली बनता है। जल वाला हो गया आपका, जैसे डैम यानी बांध वगैरह बना करके जब हम बिजली बनाते हैं तो वो रिसाइकल होता रहता है, पानी गिरेगा टरबाइन पे, वो बिजली उत्पन्न करेगा, तो वो लगातार परिवर्तन होता रहता है। यानी ऐसे संसाधन जिनका उपयोग एक बार करने के बाद हम उसे दोबारा से निर्मित करके उपयोग कर सकते हैं, उन संसाधनों को नवीकरण संसाधन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं अपना 100% देकर आपको समझा रहा हूँ, तो आप लोग कभी कोई दिक्कत हो तो भी आप क्या नाम है कमेंट करके बता सकते हो। अगला क्या है बाबू, अनवीकरण संसाधन। अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, तो कहेंगे ऐसे संसाधन जिनका उपयोग एक बार करने के बाद आप दोबारा से उपयोग यानी उपभोग नहीं कर सकते, उन संसाधनों को अनवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे क्या है, पेट्रोल। पेट्रोल का एक बार उपयोग कर लोगे तो क्या आप दोबारा उसका उपयोग कर सकते हो। अब आधा लोग कहेंगे सर मैं तो जाऊंगा पेट्रोल पंप पे, क्या नाम है, दोबारा से पेट्रोल भरवा लूँगा। हाँ, उसकी बात नहीं हो रही, दोबारा से भरवा रहे हो वो पैसे दे करके। यानी हमारे धरती पर जितने भी खनिज के रूप में जो भी चीज़ें, पेट्रोल हैं, डीजल हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनका उपयोग लगातार हम करते जा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे गैस के रूप में उड़ जाते हैं, तो हमें क्या दोबारा प्राप्त होंगे, नहीं। ठीक है, तो उन्हीं के लिए कहा जा रहा है वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं, यानी आप उनका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। कोयला भी है, हम लोग लगातार कोयला का उपयोग कर रहे हैं, आने वाले 30 से 40 सालों में आप देखना कोयला धरती पर बहुत ही कम मात्रा में रह जाएगा। ठीक है, इन संसाधनों से बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसीलिए इसका हमें क्या करना चाहिए, संचय करना चाहिए, इसीलिए इसका हमें संरक्षण करना चाहिए, बचाव करना चाहिए, सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि तेल। अब यहाँ तेल वो सरसों का तेल, नारियल का तेल, उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ तेल की बात हो रही है जो ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल आदि। कोयला हो गया, मैंने आपसे भी बताया कि कोयला भी एक बार प्रयोग करने के बाद वो राख हो जाता है, फिर उसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते आप उसी रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है अनवीकरण संसाधन। तो हमारा जो दूसरा स्लाइड था, उत्पत्ति के आधार पर जानते हैं सभी संसाधन के दो प्रकार, जैव और अजैव। इसके बाद समाप्यता के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं बच्चों अपने स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, अगर मैं पूछूं आपसे बात करूं तो स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत मतलब निजी संसाधन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि निजी का मतलब होता है प्राइवेट। ठीक है, निजी मतलब होता है प्राइवेट, आपका खुद का, जिस पर आपका खुद का अधिकार हो, यानी एकाधिकार हो, केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे समझो, जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, यानी ऐसे संसाधन जिनका उपयोग करने में केवल एक ही व्यक्ति का हाथ होता है या एक ही व्यक्ति के अंडर में होता है, तो उसे कहा जाता है क्या? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे भूखंड,
भूखंड मतलब धरती का कोई हिस्सा, जैसे कि आपका बहुत बड़ा खेत का मैदान हो गया, आपके बहुत बड़े बगीचे का क्षेत्र हो गया, तो वो भूखंड, भू मतलब धरती और खंड मतलब हिस्सा, धरती का छोटा सा हिस्सा, उस पर आपका अधिकार हो, आपके दादाजी का अधिकार हो, आपके पिताजी का अधिकार हो, या आने वाले समय में आपके बेटे का अधिकार हो जाएगा। घर, अन्य जायदाद जो मालिक के निजी व्यक्ति होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है बच्चों? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होता है? जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। अभी तो मैंने आपसे कहा था, ऐसे संसाधन जिनका उपभोग समुदाय के समस्त लोग मिल करके करते हैं, उन संसाधनों को सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। जैसे सार्वजनिक पार्क वगैरह में गए हैं ना, झूला झूलने, दौड़ने, रनिंग करने, हरियाली भरियाली वहाँ दिखती है। पिकनिक स्थल हो गया, आप भी अपने स्कूल की तरफ से, अपने कोचिंग की तरफ से पिकनिक स्थान पर जाते हो, है ना? तो उन सभी संसाधनों को क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है सार्वजनिक संसाधन। खेल का मैदान हो गया, ये सभी संसाधन क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक संसाधन कहलाते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना, आपके पास ऐसा कोई सार्वजनिक संसाधन है जहां पर आप उसका उपयोग करते हो, या आपका गांव का बच्चा या फिर आपके शहर का बच्चा उसका उपयोग करता है? कमेंट करके हमें बताना, ठीक है? अगला स्लाइड देखो बच्चों, अगला स्लाइड है हमारा संसाधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है? संसाधन का विकास। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण यानी आवश्यकता है, या आवश्यक है, जरूरत है। सही बात है। अगर मनुष्य अपना विकास करना चाहे, जैसे हमें और आपको विकास करना है, तो हमें और आपको क्या करना पड़ेगा? संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, हमें और आपको संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी। हमें स्मार्ट तरीके से स्मार्ट बोर्ड पर स्मार्ट बच्चों को पढ़ाना था, तो हमें स्मार्ट बोर्ड खरीदना पड़ा। तो स्मार्ट बोर्ड हमारे लिए क्या हुआ? एक प्रकार से हमारे विकास करने के लिए, आपके विकास करने के लिए ये संसाधन का ही तो काम कर रहा है। इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति अपना विकास करता है तो उसे संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, और उस संसाधन का हमें सीमित उपयोग करना चाहिए, उचित उपयोग करना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। मतलब ऐसा लोग मानते थे कि जो संसाधन है वो किसकी देन है? प्रकृति की। इसीलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं उत्पन्न हो गई। सही बात है। हमें लगा कि प्रकृति ने हमें निःशुल्क रूप से दिया है, और हम लगे उसका बहुत अनुचित प्रयोग करना। जब अनुचित प्रयोग करने लगे तो सिंपल सा बात है, किसी भी चीज़ का अनुचित प्रयोग करोगे तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? ऑलरेडी आपके लिए हानिकारक होगा, ठीक है? जब लगातार अंधाधुंध उपयोग किए तो समस्या उत्पन्न हो गई। कैसी समस्या उत्पन्न हो गई? कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास होने लग गया। यानी कुछ व्यक्ति अपने लालच के चक्कर में, उन्हें लगा कि यार कोयला बहुत ज़्यादा मिल रहा है, चलो इसका हम बिजनेस करते हैं। अब वो पहाड़ों को, चट्टानों को खोद करके उसमें से कोयला निकाल करके बेचना शुरू कर दिया। तो जिससे कोयला धीरे धीरे क्या होने लग गया? समाप्त होने लग गया, लालचवश। आगे क्या है? समाज के कुछ लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय, जिससे समाज में दो प्रकार के या दो हिस्सों को, संसाधन संपन्न अमीर तथा संसाधनहीन यानी गरीब के बीच संसाधन का बंटवारा बन गया। यानी संसाधन में जो समाज में जो उच्च कोटि के लोग थे, उन्होंने संसाधनों के प्रति क्या किया? विवाद फैला दिया, जिससे ये दो कैटेगरी में बंट गया, एक अमीर और एक गरीब के रूप में, ठीक है? मतलब अमीर बड़े संसाधनों का उपयोग करेंगे और गरीब छोटे संसाधनों का उपयोग करेंगे, जिससे समस्याएं उत्पन्न होने लग गई। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण ने वैश्विक पारिस्थितिक संकट को पैदा किया है। सही बात है। आप जब लगातार किसी चीज़ का उपयोग करते हो, दुरुपयोग करने लग जाते हो, तो वो संकट के रूप में आता है। जैसे हमें निःशुल्क रूप से मैदान मिला था, हमें निःशुल्क रूप से पर्वत मिला है, हमें निःशुल्क रूप से वातावरण में अपने को उपभोग, अपने को जीवन जीने का मौका मिला है। पर हमने क्या किया? हमने अपने घरों में AC, ठीक है, फ्रीज, ये सारी चीज़ें लगाई, जिसकी वजह से उसमें से निकलने वाली गैसें, हमने मोटर वाहन का अनुचित उपयोग करके उसमें निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें, ये सभी चीज़ें हमने पर्यावरण में दूषित कर दिया। यानी हमने उसे वायुमंडल में फैला दिया, जिसकी वजह से क्या होने लग गया? ओजोन परत का ह्रास यानी नुकसान होने लग गया। अपक्षय होने लग गया, कटाव होने लग गया मिट्टियों का। पर्यावरण पूरी तरीके से क्या हो गया? दूषित हो गया। भूमि निम्नीकरण हो गया। ये सारी समस्याएं किससे उत्पन्न हो गई? जब हमने अंधाधुंध शोषण वैश्विक स्तर पर परिस्थिति को संकट में लाया।
ठीक है। किसी को कोई दिक्कत अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ठीक है। अपने मामी के बेटे की पतोहू के पास भी शेयर करना ताकि वो भी देख पाए, उसे भी समझ में आए कि हमारा रिलेशन का बच्चा किस टीचर से पढ़ता है, कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में कोई हंसी मजाक नहीं होगी क्योंकि मैं आज फुल मूड में हूँ पढ़ाने के। क्या जब हंसी मजाक करता हूँ पढ़ाने के मूड में तब भी होता हूँ, पर वहाँ अलग बात होती है। ये रिकॉर्डेड वीडियो है ना, जब लाइव होती है तो उसमें चैट पढ़ते हैं, फिर आपने कुछ हंसी मजाक की, हमने की, तो टॉपिक पे आता है कम बैक। भू संसाधन क्या होता है, अब यही कॉन्सेप्ट आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा कि भू मतलब होता है धरती या धरातल, संसाधन मतलब होता है जो हम उपभोग करते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है, जब हम अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए कोई क्रिया करते हैं तो उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं सब कहाँ होता है, भूमि पर आधारित होता है। ये सारी चीज़ें हम जमीन पर ही तो करते हैं, ये सारी चीज़ें हम मैदान पे ही तो करते हैं, ठीक है। किस पे करते हैं, मैदान। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सभी जो क्या नाम है चीज़ें हैं, ये सभी घटित होती है किस पे, भू संसाधन पे। भूमि एक सीमित संसाधन है, सही बात है, और साथ साथ में इसलिए इसका उपयोग हमें सावधानी से और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, मनमानी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास 1 बीघा खेत है तो उसमें आपको उचित तरीके से घर भी बनाना होगा, उचित तरीके से बाड़ भी बनाना होगा यानी घेरना होगा, फिर साथ में उसका उचित तरीके से प्रयोग करना होगा। अगर अनुचित आपने प्रयोग किया तो वो नष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसलिए लिखा है योजनाबद्ध तरीके से, यानी प्लान बना करके। क्या बना करके बच्चों, प्लान बना करके उसका उपभोग करना चाहिए। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या तो हमें कमेंट करके बताना। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड। अब आगे कह रहे हैं कि भारत में भू संसाधन, यहाँ से क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। अभी पिछली बार भी पूछा था 2022 में, ठीक है। साथ साथ में 2023 में पूछा है, 2023 में भी पूछा है, 2022 में पूछा, 2023 में, अब 2024 में तो नहीं आता, 2025 में हो सकता है आपसे पूछे, ठीक है। तो आप इसको IMP यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ करके अच्छे से समझना। लगभग 43% भूमि क्षेत्र मैदान है। कहाँ पे सर, हमारे भारत में। हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है तो बोलेंगे 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है सर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल का लगभग 43% जो क्षेत्र है वह कैसा है, मैदान है। कैसा बच्चा, मैदान है, जिस पर हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं, उसी पर हम उद्योग स्थापित करते हैं, उसी पर हम अपनी गाड़ी मोटर वाहन चलाते हैं, ठीक है। एरोप्लेन चलाने के लिए आप आसमान में चला सकते हो। आगे देखो, लगभग अब देखो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में से 43% हमारा मैदान हो गया और 30% जो है वह पर्वत है। वो क्या है बाबू, पर्वत है। हमारे भारत में पर्वतों की भी श्रृंखला बहुत ज़्यादा है। हिमालय पर्वत है, शिवालिक पर्वत है, ठीक है। राजस्थान की सबसे प्राचीन अरावली पर्वत है, अनाईमुडी की पर्वत है दक्षिण भारत में। ये सारे हमारे क्या पर्वत हैं। ये जो पर्वत है ना बच्चों, ये भारत के लगभग 30% क्षेत्र को क्या किया है, घेरा हुआ है। कितना, 30%। आगे इन्हीं पर्वतों से कई ऐसे पर्वत हैं जिनसे नदियाँ निकलती हैं। नदियों से हमें वर्ष भर पानी मिलता रहता है, ठीक है। आगे बच्चों देखते हैं हम, लगभग 27% भूमि पर पठार है। कितने प्रतिशत, 27%। तो 27, 30 और 43 ये हमारे सबको मिलाएंगे तो जो प्रतिशत बनेगा वो सभी इसके इक्वल आएगा। और इतने भूमि पर हमारे भारत में अलग अलग हिस्सों में ये फैला हुआ है। सबसे कॉन्सेप्ट नंबर 1, यहाँ से आप देखो 3 प्रकार के प्रश्न तैयार कर लिए। पहला क्या, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदान है, तो आपने कह देना है 43% पर। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे कहेगा कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पर्वत है, तो कहना है 30%। फिर आपसे अगर दोबारा क्वेश्चन पूछे कि कितने प्रतिशत पर पठार है, तो कह देना 27%। बच्चों के मन में कन्फ्यूजन आ रहा है कि सर पर्वत और पठार में क्या डिफरेंट होता है, समझाता हूँ। पर्वत वो होता है जो एक नुकीला हिस्सा होता है, यानी कुछ ऊंचाई पर उठा हुआ हिस्सा जो ऐसे नुकीला होता है, उन्हें कहा जाता है पर्वत। लेकिन उसी के, यहाँ लिख देते हैं पर्वत, उसी के विपरीत हमारा कुछ मैदान, कुछ मिट्टी का या फिर टीला का उठा हुआ भाग, लेकिन जो ऊपर से कैसा हो, समतल हो,
ऊपर से समतल। अब समतल का मतलब ये नहीं कि आपका पूरा घर का छत हो जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, पर समतलानुकार, दूर से देखने पर समतल लगता है। ठीक है, तो ये पठार जैसे आकृति होती है, ये पर्वत, पर्वत नुकीला, पर्वत ऊपर से शंकुआकार होता है, जबकि पठार ऊपर से शंकु के छिन्नक जैसा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को समस्या नहीं? तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्यारे बच्चा, भू निम्नीकरण और संरक्षण मतलब उनके उपाय। भू निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? धरती पर मिट्टी का जो कटाव है, यानी अभी हम भू संसाधन पढ़ रहे हैं, तो भू संसाधन, क्योंकि मिट्टी का कुछ कटाव भी हो जाता है, कटाव के कौन कौन से कारण हैं ये यहाँ पर आपके सामने लिखा पड़ा है। ठीक है, कैसे समझो। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है? वन की अंधाधुंध कटाई, वन की अंधाधुंध कटाई। जानते हैं पंजाब हरियाणा, उनमें वनों की कटाई के कारण वहाँ की जो मिट्टी है वो कमज़ोर हो जाती है, उपजाऊ उनकी कमज़ोर हो जाती है। अति पशुचारण, सही बात है, जब आप अति पशुचारण करते हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में पशुओं को अपने खेत में क्या नाम है मनमानी तरीके से, मनमानी ढंग से चराई कराते हो, तो वहाँ पर कुछ ऐसे घास होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो मिट्टी के लिए उपयोग होते हैं, पर वो नष्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से वो मृदा क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। खनन ने भूमि के निम्नीकरण में मुख्य प्रकार की भूमिका निभाई है, यानी कैसे कैसी समस्याएं आई हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। भू निम्नीकरण को रोकने के उपाय, ध्यान समझो, उपाय के बाद में बात करेंगे। भू निम्नीकरण का मतलब समझो, निम्नीकरण का मतलब होता है ह्रास कैसे होता है। तो कैसे होता है? जब हम बहुत ज़्यादा वनोन्मूलन, पेड़ों की कटाई कर देते हैं, क्योंकि पेड़ जो होते हैं उनकी जड़ जो होते हैं मिट्टी को बहने से, कटने से रोकते हैं। अति पशुचारण, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब आप पशुचारण कर देते हो, मतलब पशुओं द्वारा चराई हो जाती है। खनन, आजकल देखते हो कि सब लोग मिट्टी, जैसे सड़क बनते हैं, हाईवे वगैरह बन रहे हैं, तो मिट्टी को काट करके, मिट्टी को उठा करके सड़क पर फैला करके तब उसे सड़क बना रहे, जिसकी वजह से मिट्टी कमज़ोर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कौन कौन से उपाय हैं? सबसे पहला है वनोरोपण। वनारोपण यानी वन को रोपित करके, यानी वन को बहुत सारा मात्रा में लगा करके आप भू निम्नीकरण को बचा सकते हो। इसके साथ साथ चारागाहों का उचित प्रबंधन करके एक लिमिट एरिया बना दिया जाए सरकार द्वारा कि भैया इतना एरिया है जिसमें क्या करे, लोग अपना यहाँ पर गाय भैंस चराएं, बाकी एरिया छोड़ दें, नहीं तो मनमानी तरीके से, मनमानी ढंग से पशुचारण कराया जाता है। इसके बाद इस पर नियंत्रण, कुछ कानून व्यवस्था बनाया जाए। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों द्वारा रिस्थीकरण, यानी कांटेदार झाड़ियों द्वारा उसे ढक देना, जिसकी वजह से वो नहीं उड़ पाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएगा। ये ज़्यादातर समस्या होती है कहाँ पे? राजस्थान के क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान के। आगे बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, यानी जो बंजर भूमि है उनका भी उपयोग किया जा सके, ऐसे कुछ खाद्य सामग्री बनाए जाए। ठीक है, इसके बाद है खनन नियंत्रण। सरकार को कठिन से कठिन कानून बनाना चाहिए, जिससे जो खनन माफिया हैं वह मिट्टी का खनन मनमाने तरीके से न कर पाएँ, क्योंकि इनके मनमाने तरीके से खनन करने से हमारे जो मिट्टी है उस पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बच्चों ये यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो भू संसाधन में मृदा की होगी, यानी मिट्टी की होगी। तो सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास के लिए आप हमें कमेंट करके बता दो कि आज की क्लास कैसी लगी, अगली क्लास आप कब चाहते हो, मैं आपके लिए तुरंत वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। आपके वादे के मुताबिक मैंने कहा था कि नवंबर से आपके सामाजिक विज्ञान की क्लास शुरू होगी, तो मैंने शुरू कर दी है। आप भी अपने वादे को निभाओ, दोस्तों के पास शेयर करो, सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ, ताकि हम लोग भी आपके साथ ग्रो कर सके। और बाकी बढ़िया है। आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा यानी संदीप कृष्ण पांडे का, आपके प्यारे बच्चों के माता पिता को प्रणाम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना।